दोस्तों जो स्पीड, टाइम और डिस्टेंस का जो आपका टॉपिक है, इस टॉपिक में सबसे पहले आपको कुछ 4 या 5 बेसिक बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। उन्हीं बातों को वो इधर उधर घुमा फिरा करके आपसे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो है ये बहुत ही टेक्निकल टॉपिक कह सकते हैं, ठीक है ना। आपको जो डेटा मिलेगा इसमें स्टेटमेंट्स के बीच में हिडन होता है, छिपा हुआ होता है। आपने ये जो भी 10 या 5 या 10 जो बातें बनेगी इसकी इंपॉर्टेंट, उन्हीं के बेस पे उस क्वेश्चन को आप अपनी तरफ से क्वेश्चन में कन्वर्ट करोगे। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं कि भाई जो स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के टॉपिक की, तो अगर मैं कहूं तो भाई जो आपका डिस्टेंस होता है वो होता है आपका स्पीड इंटू टाइम। स्पीड इंटू टाइम आपका किसके बराबर होता है? वो डिस्टेंस के बराबर होता है। ये तो बिल्कुल बेसिक सभी को पता होगा कि ये आपकी चाल और चाल के साथ साथ जो आपकी टाइम जो लगाया, कितने टाइम तक आप चल रहे हो, और जब दोनों उनको मल्टीप्लाई कर दोगे आपका डिस्टेंस आ जाएगा। लेट कि आप कोई बाइक चला रहे हैं, मान लेते हैं कि आपकी बाइक की रफ्तार कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है, और आपने 5 घंटे तक बाइक चलाई, ठीक है। यानी स्पीड आपकी ये थी और टाइम आपने ये लगा। तो अगर आप ये देखें कितनी दूरी आपने कवर की है, तो आप ये कहोगे कि आपने 200 किलोमीटर की दूरी आपने डिस्टेंस जो है वो कवर कर लिया। अब आप एक चीज देख पा रहे होगे, जो डिस्टेंस है इन दोनों के मल्टीप्लाई से, यानी स्पीड और टाइम के मल्टीप्लाई से आपका डिस्टेंस बना है। और अगर इन दोनों के मल्टीप्लाई से डिस्टेंस बना है तो डिस्टेंस बड़ी वैल्यू होगी। अगर मैं कहता हूं कि आपको टाइम दे रखा और डिस्टेंस दे रखा, तो बताइए स्पीड क्या होगी? तो क्योंकि जो डिस्टेंस इन दोनों के मल्टीप्लाई से बना है, तो टाइम को डिस्टेंस के डिवाइड में ले जाना। अगर मैं कहता हूं कि आपको स्पीड निकालनी है, क्या निकालनी है? स्पीड निकालनी है, तो आप ये देखोगे कि स्पीड निकालनी है तो डिस्टेंस जो बड़ी वैल्यू है उसके डिस्टेंस के डिवाइड में कर दोगे आप टाइम। और अगर इन केस आपको स्पीड दे करके टाइम पूछता है वो, और डिस्टेंस भी आपको गिवन होगा, इन 3 टर्म में से 1, 2 और 3, इन 3 में से कोई 2 टर्म गिवन होनी चाहिए, तभी जाकर के आप तीसरी टर्म को निकाल सकते हो। अगर मैं कहता हूं कि आपने टाइम निकालना है, तो टाइम किसके बराबर हो जाएगा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, क्योंकि इन दोनों के मल्टीप्लाई से डिस्टेंस बनता है। तो अगर आपको टाइम और स्पीड में से किसी एक की वैल्यू चाहिए, तो आपको बचे हुए को डिस्टेंस के डिवाइड में, आपको दूरी की डिवाइड में आपको लेकर जाना पड़ेगा। ये तो ये आपकी फार्मूले से संबंधित जो आपकी बात होती है, ठीक है। अब आपका आता है कि भाई आपको कई बार क्या होता है कि वो क्वेश्चन में आपको जो स्पीड होती है वो किलोमीटर पर आवर में दे देगा, किलोमीटर प्रति घंटे में दे देगा, और जो ऑप्शन या आगे जो डेटा आपको क्वेश्चन में देगा वो मीटर पर सेकंड में हो जाएगा, ठीक है। दोस्तों एक आपकी अगर मैं किलोमीटर प्रति घंटे की बात करूं, किलोमीटर में आपका मीटर जो होते हैं वो 1000 होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। और अगर मैं 1 घंटे में सेकंड की बात करूं तो वो 3600 सेकंड होती है। कितनी होती है? 3600 सेकंड्स होती है। तो अगर आपने इन दोनों को किसी तरीके से डिवाइड कर लो, या तो आप ये कह लो कि 3600 को 1000 से डिवाइड कर दिया, और या ये कह सकते हो कि आपने 3600 को 1000 से डिवाइड कर दिया, या आप ये कह सकते हो कि जब इसको डिवाइड किया तो आपका कितना आया? 18 दूनी 36, 5 दूनी 10, यानी 18/5 आ जाएगा। और अगर मैं कहता हूं कि 1000 को आप 3600 से डिवाइड कर दीजिए, 1000 को कितने से डिवाइड कर दीजिए? 3600 से डिवाइड कर दीजिए, तो कितना आ जाएगा आपका? 5/18 आ जाएगा। तो दोस्तों यही वैल्यू है आपने जो ध्यान रखनी है। एक तो 18/5 है, एक 5/18, यानी टर्म 2 ही है, एक बार 18, एक 5, एक बार दूसरी ऊपर चली जाती है, एक बार दूसरी नीचे चली जाती है। अब दोस्तों अगर मैं 18 और 5 में से बात करूं, तो 18 वैल्यू है बड़ी और 5 है छोटी। 18 बड़ा है और 5 है छोटी। अब ये बड़ा है और छोटा है, इसमें ही आप अपनी तरफ से बनाएंगे। अगर आपने वैल्यू किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जाना, यानी आपने छोटी वैल्यू बनानी है, तो छोटे वैल्यू को ऊपर रखोगे, बड़े वाले को नीचे रख लोगे। अगर आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो किलोमीटर पर आवर बड़ा होता है, तो बड़े वैल्यू ऊपर और छोटे वाले नीचे रख देंगे आप, ठीक है। तो आप देखेंगे अगर आपको जो स्पीड मान लेते कि उसने दे रखी है किलोमीटर पर आवर में, ऑप्शन में क्वेश्चन में आपको डेटा मिल गया कि मीटर पर सेकंड का, या आप ये कह सकते कि ऑप्शंस जो दे रखे थे वो मीटर पर सेकंड में दे रखे थे, तो आप किलोमीटर पर आवर को अगर आप स्पीड को
मीटर पर सेकंड में चेंज करना चाहते हैं, किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में अगर आप बदलना चाहते हो, ध्यान रखिए बड़ी वैल्यू से आप छोटी वैल्यू पे जा रहे हैं, तो 18 और 5 में से छोटा कौन है? 5, तो 5 को ऊपर रखोगे, 18 को उसको नीचे रख दोगे, यानी किलोमीटर पर आवर की जो रफ्तार दी गई है उसको आप 5/18 से मल्टीप्लाई करके मीटर पर सेकंड में अपने डेटा को चेंज कर लोगे। और अगर आपको स्पीड दे रखी मीटर पर सेकंड में और आगे जो डाटा दे रखा वो किलोमीटर पर आवर का दे रखा है, तो आप, क्योंकि आपने क्या चेंज करना है अब, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है, तो यानी छोटी वैल्यू से बड़ी वैल्यू बनानी है। तो बड़ी वैल्यू बनानी है तो 18 और 5 में बड़ा क्या है? 18 बड़ा है, तो 18 को आप ऊपर रखोगे और 5 को उसके नीचे ले जाओगे, यानी मीटर पर सेकंड की रफ्तार को अगर आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर देते तो आपकी जो स्पीड है वो किस में चेंज हो जाती है? किलोमीटर पर आवर में। आप ये बात समझ पाए होगे। आगे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, देखिए दोस्तों अभी तक हमने एक तो ये बात की है, दूसरी ये बात की है, 2 पॉइंट हमने समझे अभी तक। अब तीसरे पॉइंट के ऊपर आते हैं। तीसरा पॉइंट क्या कहता है? जो आपकी स्पीड है और जो आपका टाइम है, यानी आपकी जो गति है और आपका जो समय है, उनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, उनके बीच में उल्टा संबंध होता है। तो देखिए उल्टा संबंध कैसे होता है? अगली बात की अगर अगली बात हम देखें तो ये आपका जो स्पीड होता है, आपका जो स्पीड होता है वो टाइम के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। यानी आप ये कहोगे स्पीड जो होता है 1/टाइम होता है। आप ये कहोगे कि इनके बीच में इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन होता है। उसी तरीके से अगर हम टाइम को देखें तो टाइम अब किसके बराबर हो जाएगा? 1/स्पीड के बराबर हो जाएगा, यानी उल्टा रिलेशन होता है। उल्टा रिलेशन का दोस्तों मतलब क्या होता है ये समझिए। उल्टा रिलेशन का मतलब ये होता है, अगर आपकी स्पीड ज्यादा है तो टाइम कम लगेगा, यानी अगर एक चीज ज्यादा है तो दूसरी कम होगी, इसको बोलते हैं इनवर्स रिलेशन। अगर एक कम है तो दूसरी ज्यादा होगी। आप देखिए अगर आप किसी बाइक को ज्यादा स्पीड से चलाते हैं तो आपको किसी डिस्टेंस को कवर करने में टाइम कम लगता है, और उल्टा उसके अगर आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपको स्पीड क्या होगी? कम होगी। टाइम ज्यादा लगाओगे तो आपकी स्पीड कम रही होगी, अगर आप कम टाइम लगाओगे तो आपकी स्पीड ज्यादा रही होगी। आप ये समझ पाए होगे कि स्पीड और टाइम के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। मान लेते हैं कि 2 बंदे हैं, इसको समझने के लिए हम देख लेते हैं कि एक बंदा ए है, दूसरा क्या आपका बंदा बी है। एक बंदा ए है, दूसरा बंदा आपका बी है। तो इसको समझने के लिए क्या करेंगे कि भाई एक, अगर हम इनकी स्पीड का रेशियो देखें कि इनकी स्पीड का रेशियो आपको दे दिया कि बंदा ए जो है वो 2 की रफ्तार से जा रहा है और बंदा बी जो है वो 3 की रफ्तार से जा रहा है। अगर हम इनके टाइम का रेशियो देखें तो अभी मैंने बताया कि भाई स्पीड और टाइम का जो है उल्टा रिलेशन होता है। भाई इसकी रफ्तार कम है, ए की रफ्तार कम है और बी की ज्यादा है, तो बी की ज्यादा है तो बी कम टाइम लगाएगा और ए की कम है तो ए ज्यादा टाइम लगाएगा। तो क्या कर दोगे? इसको उल्टा करके हम अपनी तरफ से क्या निकाल लेंगे? टाइम का रेशियो निकाल लोगे। टाइम इसका उल्टा हो जाएगा, यानी जिसकी रफ्तार कम है वो टाइम ज्यादा लगाएगा और जिसकी रफ्तार ज्यादा वो टाइम क्या लगाएगा? कम लगाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करेंगे कि स्पीड दे करके टाइम का रेशियो निकाल लेंगे, और इसी तरीके से अगर टाइम का रेशियो दिया गया है तो उसका उल्टा करके हम स्पीड का रेशियो भी निकाल सकते। अभी आपने तीसरी बात ये देखी कि स्पीड और टाइम के बीच में उल्टा रिलेशन होता है। तो इस तरीके से 1, 2 और 3 बातें हम ध्यान रखेंगे। 3 बातें हो चुकी। आगे ये जो इसके अलावा जो आपके क्वेश्चन बचते हैं वही आपके इंपॉर्टेंट बनते भाई, उनको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। आगे आती है प्रॉब्लम्स ऑफ ट्रेन्स, यानी जो रेल से संबंधित आपकी जो समस्याएं एग्जाम में आपको देखने को मिलती है वो किस तरीके से आप लोग सॉल्व कर रहे होंगे, उनको देखने की कोशिश करते। देखिए भाई टोटल 4 बातें हैं। अगर आपको वो 4 बातों का पता होगा तो आप लोग बड़े आराम से इस टॉपिक के या ट्रेन से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है बड़े आराम से हिंट ढूंढ पाओगे क्वेश्चन के बीच में। आजकल क्वेश्चन थोड़े से इतने आसान नहीं आ रहे, हिंट आपको खुद बनाने पड़ते क्वेश्चन के बीच में। तो हिंट तभी बना पाओगे जब आपको बेसिक चीजों का पता होगा। अगर मैं कहता हूं कि भाई आपका पहली जो बात है जो आपने ध्यान रखनी है, ठीक है, पहली बात क्या कह रहा है कि भाई 2 ट्रेन है वो सेम डायरेक्शन में जा रही है। एक ट्रेन ये है और एक ट्रेन ये है, ये वाली।
यानी एक मैंने एरो बड़ी बनाई है, एक एरो बनाई है मैंने छोटी। जो छोटी एरो है यानी पहली ट्रेन की स्पीड हम S1 मान लेते हैं, और छोटी एरो का मतलब ये मान ले कि उसकी स्पीड कम है, और एक बड़ी एरो बनाई है उससे हम मान लें कि दूसरी जो ट्रेन है उसकी स्पीड जो है S2 है, और बड़ी एरो का मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है। अब ये दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रही है, एक ही दिशा में आपकी जा रही है। तो दोस्तों अगर आप रियल लाइफ में भी इस चीज को देखा होगा कि आप मान लेते हैं कि बस में बैठे हो आप, ठीक है, आपकी बस की स्पीड मान लेते हैं 60 की है, ठीक है, आपकी बस की स्पीड क्या मान लेते हैं कि आपकी बस 60 की स्पीड से जा रही है, और एक पीछे बस आ रही है वो 80 की स्पीड से आ रही है, ठीक है, पीछे से आ रही है वो बस। और जब आप देखोगे एक पीछे से बस जो आ रही है वो 80 की स्पीड से आ रही है, और जब आप देखोगे कि भाई अब ये स्पीड से एक ही डायरेक्शन में जा रही, जो तेज रफ्तार गाड़ी वो तो 60 वाली को क्रॉस करेगी। अब क्रॉस करेगी तो यानी इसको क्रॉस करके वो यहाँ पे पहुंच जाएगी 80 वाली। और जब आप देखोगे असल में वो जो पीछे वाली गाड़ी थी उसकी रफ्तार 80 की थी, लेकिन जब आपकी गाड़ी के पास से वो निकल के जाती तो आपको ये लगता कि बहुत धीमे से जा रही थी वो। दोस्तों इसके अंदर एक आइडिया अप्लाई होता है, उसको बोलते हैं रिलेटिव स्पीड का। रिलेटिव स्पीड और रिलेटिव स्पीड मतलब सापेक्षिक गति, सापेक्षिक या अपेक्षिक गति। ये क्या होती है, जो भी आपकी स्पीड होती है, बड़ी वाली जो स्पीड होती है उसमें से आप हमेशा छोटे वाली स्पीड को माइनस कर दोगे, यानी S2 माइनस S1 क्या हो जाएगी, आपकी रिलेटिव स्पीड हो जाएगी। यानी इस गति के साथ तेज रफ्तार वाली गाड़ी धीमे रफ्तार वाली गाड़ी को पार करेगी। जैसे अब मैं कहूं कि वो 80 की स्पीड से जा रही थी पीछे जो आ रही थी, और अपने वाली गाड़ी जो थी वो 60 की रफ्तार से जा रही थी, तो यानी वो 20 की रफ्तार से ही वो क्रॉस कर पाई उसको। तो कहने का मतलब वो 20 की रफ्तार तो आपको धीमी दिखाई देगी, वो इस करके दिखाई देगी क्योंकि साथ की साथ 60 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार जो थी वो आप वाली गाड़ी भी चल रही थी। इस करके आप देखोगे कि भाई वो रफ्तार जो है वो कम हो जाती है। ओवरऑल ये देखेंगे S2 माइनस S1 आपकी जो है पहली प्रॉब्लम आ जाती है रिलेटिव स्पीड में। ध्यान रखिएगा जब दो ट्रेनें एक डायरेक्शन में जा रही होंगी तो जब वो एक दूसरे को पार करेंगी तो ये S2 माइनस S1 की फार्मूले से पार करेगी, यानी बड़े वाली ट्रेन की स्पीड में से जो बड़ी स्पीड है उसमें से जो दूसरी ट्रेन जो है जो सेम डायरेक्शन में जा रही है जो कम स्पीड वाली है उसको माइनस कर देंगे, जो बची हुई स्पीड आएगी उस रफ्तार से दोनों डिस्टेंस कवर होंगे आपके। ठीक है, दूसरा जो इसके अंदर आपका आता है दोस्तों, दूसरा देखिए बी, वो दूसरी क्या प्रॉब्लम आएगी बी। इसके अंदर टोटल 4 प्रॉब्लम आती है। अब 4 प्रॉब्लम को हम देख लेंगे। क्या होता है कि अभी तो हमने पहले देखा कि वो ट्रेन जो है सेम डायरेक्शन में जा रही, अब सेम डायरेक्शन की बजाय वो अलग अलग डायरेक्शन से भी आ सकती है, भाई उल्टी डायरेक्शन से भी आ सकती है। और उल्टी डायरेक्शन से आएगी तो दोस्तों ध्यान रखिए वो एक पटरी पे कभी नहीं होगी, तो पार कभी नहीं कर पाएगी, बल्कि यात्री ही पार कर जाएंगे उसके अंदर वो। तो इसका मतलब वो सेम पैरेलल लाइन पे आपकी रेलवे लाइन होंगी, वो एक उल्टी दिशा से आ रही है और दूसरी उसके विपरीत दिशा से आ रही है। देखिए जब आप देखे होंगे कि अगर आप रियल लाइफ में भी अगर इसका एग्जांपल लेके देखें तो आपने देखा होगा कि मान लो कि आप किसी ट्रेन की खिड़की में बैठे हो और आराम से सो रहे हो, तो आपने देखा कि कोई ट्रेन उल्टी डायरेक्शन से आई और बहुत स्पीड से गड़गड़ गड़गड़ करती वो आपके पास से निकल गई, तो आपको ये लगा होगा कि भाई वो जो साथ में जो ट्रेन निकल के गई है वो बहुत ज्यादा रफ्तार से चल रही होगी। दोस्तों असल में ऐसा नहीं होता। असल में होता क्या है, वहां भी रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आपका काम कर रहा होता है। रिलेटिव स्पीड इस केस में क्या होता है कि दोनों की स्पीड जब एक दूसरे की तरफ ट्रेनें आ रही होती है दोनों की स्पीड ऐड हो जाती है, यानी इस केस में आपका रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी S1 प्लस S2। तो इस करके मान लो कि पहली वाली जो ट्रेन थी वो आप जिसमें आप बैठे वो 60 की रफ्तार से जा रही थी, जो उधर से आ रही थी उल्टी डायरेक्शन से 80 की रफ्तार से आ रही थी। तो इस तरीके से 80 और 60 जोड़ के वो 140 की स्पीड जो आपको बहुत ज्यादा दिखाई देती है, ठीक है ना। असल में ये फार्मूला उसके अंदर रिलेटिव स्पीड S1 प्लस S2, यानी इस स्पीड के साथ वो एक दूसरे को पार करेगी। और दोस्तों जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट इसके अंदर लागू होता है दोस्तों, अगर हम उसको देखें, तीसरा जो कॉन्सेप्ट लागू होता है सी, हम उसको समझने की कोशिश करके तीसरा जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों, जो तीसरा जो कॉन्सेप्ट आपका वो जो है कि जब मान लो कोई ट्रेन जा रही है, ये वाली कोई ट्रेन है, रास्ते में इसके यहाँ पे कोई पोल आ गया, यानी किसी पोल को वो पार कर रही थी। कई बार पोल ना दे करके वो कोई आदमी दे देता है, यानी किसी आदमी को वो पार कर रही थी।
ठीक है। और कई बार आदमी ना दे करके कोई पॉइंट भी दे सकता है, किसी पॉइंट को वो पार कर रही है, या कोई पॉइंट ना दे करके ये कह सकता है कि वो किसी ट्री को पार कर रही है, एग्जामिनर कुछ भी। ये 4 पॉइंट आपको दिखाई दे तो इसका मतलब एक ही मान के चलना है कि वो किसी एक पॉइंट को ही पार कर रही है। ध्यान रखिए, अब मान ले कि ट्रेन की रफ्तार ये लंबाई ये थी, और ट्रेन जब इसको पार करेगी, ट्रेन का जो पीछे वाला हिस्सा है वो यहाँ पे पहुंच जाएगा, और जो आगे वाला हिस्सा था वो यहाँ पे पहुंच जाएगा। अब आपने देखा कि ट्रेन ने पूरी अपनी ही लंबाई पार कर ली। तो ध्यान रखिए, जब भी आपको क्वेश्चन में ये आएगा कि किसी पेड़, किसी खंबे या किसी आदमी या किसी बिंदु को रेल ने पार किया, तो इसका मतलब आपने क्या मानना, अपनी तरफ से एक माइंड में स्टेटमेंट बना लेनी कि ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार करा, यानी क्रॉसेस इटसेल्फ, यानी खुद की लंबाई को पार करेगी ट्रेन। जब किसी खंबे, किसी पेड़ या किसी बिंदु या किसी आदमी को पार करती है तो ट्रेन खुद की लंबाई को पार करती है। ये ध्यान रखोगे आप लोग। और इसके अंदर जो लास्ट और फाइनल जो पॉइंट बनता है वो हम देखेंगे कि भाई मान लेते कोई ट्रेन जा रही थी रास्ते से, ये ट्रेन है, कोई जा रही थी इधर इस डायरेक्शन से, और रास्ते में कोई पुल आ गया। क्या आ गया? कोई पुल आ गया, या पुल ना दे करके वो कह सकता कि कोई प्लेटफॉर्म आ गया। क्या आ गया? कोई प्लेटफॉर्म आ गया। और प्लेटफॉर्म भी ना कह करके कोई ब्रिज आ गया। ठीक है, यानी ध्यान रखिए इन तीनों में से कोई भी, इसका मतलब आप एक ही चीज मान के चलेंगे कि अब देखिए जब इसको पार करेगी तो पार करेगी, यानी ट्रेन ये थी आपकी, और ये ट्रेन अब यहां पे पहुंच जाएगी जो ट्रेन, ठीक है, यानी ट्रेन ने कितना पार किया? ट्रेन ने अब पहले तो ये डिस्टेंस पार किया, यानी अगर हम आगे वाली पॉइंट की बात करें, ट्रेन का आगे वाला पॉइंट ये था और अब वो आगे वाला पॉइंट यहां तक पहुंच गया, तो आप देखेंगे कि ट्रेन ने कितना डिस्टेंस कवर कर दिया, ये वाला इतना डिस्टेंस कवर कर दिया, अगले पॉइंट ने, तो पिछले ने भी इतना ही कर दिया होगा। तो अगर आप पीछे से देखोगे तो पिछला भी इतना ही डिस्टेंस आपका कवर कर चुका है, अगर आप पीछे से भी देखोगे। तो अगर हम देखें कि इस डिस्टेंस के अंदर ये जो डिस्टेंस ट्रेन ने कवर किया है, इस डिस्टेंस के अंदर ट्रेन की लेंथ भी आ जाती है, ट्रेन वाली जो लेंथ है वो भी आ जाती है, और जो प्लेटफॉर्म और या पुल था या कोई ब्रिज था उसकी लेंथ भी इसके अंदर शामिल हो जाती है। तो यहां से हम एक आइडिया अपनी तरफ से अपने माइंड में बनाकर चलेंगे कि जब कोई ट्रेन किसी पुल, किसी प्लेटफॉर्म या किसी ब्रिज को पार कर रही होती तो ट्रेन दो लंबाइयों को एक बार में पार करती है। किसको? पहली तो खुद की लंबाई को भी पार करती है और दूसरा प्लेटफॉर्म की लंबाई को। ठीक है, इस केस में ट्रेन दो लंबाइयां पार करेगी, दो लंबाइयां पार करेगी। किसकी? एक तो खुद की, एक तो ट्रेन खुद की करेगी, प्लस वो जो प्लेटफॉर्म था या फिर पुल था या फिर ब्रिज था। ठीक है, तो दोस्तों ध्यान रखोगे ये वाली चीजें आप बड़े आराम से। इस वीडियो को यहाँ तक जो थी हमें अपनी जो अभी तक वीडियो जो है इसमें आप पॉज करके आप देख सकते हैं कि भाई हमने अभी तक क्या क्या पढ़ा, यही इंपॉर्टेंट है, यही बेसिक है इस पूरे टॉपिक का। अगर आपको ये बेसिक्स बड़े अच्छे से आते हैं तो इस टॉपिक में कुछ नहीं है, अदरवाइज भाई ये टॉपिक बहुत ही लॉजिकल है, आपको बहुत कंफ्यूज करेगा। इसमें मेनली आपको ये जो 4-5 बातें यही आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या बातें हैं। आप इसको दोबारा से प्ले करके इस वीडियो को देख सकते हैं इन बातों को, या जब आप इसके नोट्स बना रहे होंगे तो नोट्स बनने के बाद 3 या 4 बार जितने भी क्वेश्चंस मैंने करवा दिए, अगर आप उन क्वेश्चंस को बड़े आराम से कर लेते हो, वही क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो एग्जाम में आपका कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा। दोस्तों अब हम शुरू करते हैं कि भाई जो आपके जो क्वेश्चन है एग्जाम में किस किस टाइप के होते हैं। आज जो पहला पार्ट रहेगा इस पार्ट में हम थोड़े से बेसिक क्वेश्चन लेंगे, जो सेकंड पार्ट रहेगा उसमें हम थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाना शुरू कर देंगे और देखेंगे कि जो एग्जाम में एसएससी में या बैंकिंग में जो एग्जाम्स में क्वेश्चन आए वो कैसे कैसे आपके बने हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं पहला क्वेश्चन आपका। आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ा सा ये आपका जो बोर्ड था वो टेढ़ा हो रखा था, तो आप देखिए। अब पहले इस क्वेश्चन को एक बार समझिए, पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हम करने की कोशिश करते हैं अभी जो हमने सीखा है। A train 110 meter in length runs through a station at the rate of 36 km per hour.
हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए गिवन पॉइंट, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू पास ए गिवन पॉइंट। अब एक बिंदु को पार करने में वो कितना समय लगाएगी। और ध्यान रखिए, अभी मैं पीछे भी करवाया दोस्तों आप लोगों को कि एक पॉइंट को जब कोई पार करती है, ट्रेन किसी पॉइंट को पार करती है, तो यानी खुद की लंबाई को वो पार करेगी। क्या करेगी? वो खुद की लंबाई को पार करेगी। तो कहने का मतलब इस क्वेश्चन में ट्रेन की लंबाई कितनी दे रखी है? 110 मीटर। और ध्यान रखिए, अब आप एक चीज देख पा रहे हो कि ट्रेन खुद ही लंबाई को पार करेगी, तो इसका मतलब क्या है? वो 110 मीटर की लंबाई को उसने पार करना है, और यही समय आपने बताना है जो आपके ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए, जो आपको स्पीड ट्रेन की दे रखी है दोस्तों, वो किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखी है, और जो ट्रेन की लेंथ है वो मीटर में है। तो मीटर का सेकंड्स के साथ रिलेशन होता है, घंटे जो किलोमीटर के साथ नहीं होता है, जो आपका घंटे के साथ नहीं होता है। तो यानी सबसे पहले आपको जो रफ्तार दी गई है, आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे। तो भाई मीटर पर सेकंड में, यानी किलोमीटर से आप मीटर पर सेकंड में जाओगे, यानी बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू में जाओगे। तो मैंने कहा था जब छोटा बनाना होता है तो 5 को ऊपर रखोगे और 18 को आप क्या करोगे? नीचे रखोगे। यानी उस स्पीड को आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपकी स्पीड जो है वो मीटर पर सेकंड में आ जाएगी। तो 18 से कितने पे कट जाएगा? ये 2 पे कटेगा। 18 दूना 36 होता है। तो ट्रेन की जो रफ्तार किलोमीटर प्रति घंटे में 36 थी, वो मीटर पर सेकंड में कितनी रह जाएगी? 10 मीटर पर सेकंड वो आपकी क्या आ जाएगी? रफ्तार मीटर पर सेकंड में। अब बताना है कि भाई वो ट्रेन कितने समय में उस बिंदु को पार करेगी, और बिंदु को पार करने का मतलब क्या? खुद की लंबाई को पार करेगी। खुद की लंबाई कितनी है उसकी? 110 मीटर की। और मीटर, और 1 मीटर में जाते, 1 सेकंड में जाती कितनी दूर है? वो 10 मीटर। तो 110 मीटर को जाने में कितना टाइम लगाएगी? आपका 11 सेकंड। आपका क्या आ जाएगा? आंसर आ जाएगा, यानी आंसर ए आपका बन जाएगा इस क्वेश्चन के हिसाब से। दोस्तों अगले क्वेश्चन में जो है ऑप्शन नहीं लिए मैंने, आप थोड़ा सा टाइम की कमी होने की वजह से मैंने वो आपके जो क्वेश्चन है सीधे सिर्फ स्टेटमेंट लिख लिए। तो आपको क्वेश्चन के जो आंसर है वो एग्जैक्ट मिलेंगे, उसकी आप प्रॉब्लम या कोई टेंशन नहीं रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए कि ए ट्रेन 500 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए टनल 160 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि जो एक ट्रेन है, दोबारा से देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को। ए ट्रेन 540 मीटर लॉन्ग, ए ट्रेन 540 मीटर लॉन्ग इज रनिंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। इन व्हाट टाइम विल इट पास ए टनल 160 मीटर लॉन्ग। कह रहा है कि भाई एक जो ट्रेन है जिसकी लंबाई जो है 540 मीटर है, और वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ रही है। तो आपने बताना है एक सुरंग जो 160 मीटर लंबी है उसको पार करने में कितना समय लगाएगी। देखिए दोस्तों, अब ट्रेन ने एक टनल को भी पार करना। टनल की जगह हम ये प्लेटफॉर्म वर्ड यहाँ पे रिप्लेस कर सकते कि प्लेटफॉर्म को उसने पार करना है। तो मैंने बताया था कि भाई जब भी ट्रेन किसी टनल को या किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो 2 लंबाइयां उसमें पार की जाती है, एक तो खुद की लंबाई और प्लस ट्रेन की लंबाई। ट्रेन की लंबाई भी दे रखी है और टनल की लंबाई भी यहाँ पे दे दी, तो इन दोनों लंबाई को पार करना पड़ेगा ट्रेन को। यानी 540 मीटर जो है वो ट्रेन की लेंथ है, और 160 मीटर हम ये कह सकते हैं कि टनल की या प्लेटफॉर्म की लेंथ है। यानी ट्रेन को कुल कितनी लेंथ पार करनी है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 700 मीटर ट्रेन को ये लेंथ पार करनी है। और मीटर का रिलेशन देखिए दोस्तों सेकंड्स के साथ होगा, मीटर पर सेकंड का, लेकिन आपकी जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में दे रखी है। किस में दे रखी है? किलोमीटर पर आवर में। तो सबसे पहले आप उसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर लोगे। 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 18 गुना 4 72 होता है। तो यानी जो ट्रेन की रफ्तार है वो 20 मीटर पर सेकंड आ जाएगी। तो आपने बताना कि ट्रेन कितना टाइम लगाएगी। तो भाई दोनों लेंथ को पार करने में ट्रेन 700 मीटर की लंबाई पार करनी है, और 1 सेकंड में जाती कितनी है? 20 मीटर। तो भाई 700 मीटर को जाने में कितना टाइम लगा देगी? 35 सेकंड्स। क्या आ जाएगा आपका? आंसर आ जाएगा। ये दूसरे क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 35 सेकंड्स। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बड़े आराम से आपको ये क्वेश्चन मैं समझा रहा हूं, कोई जल्दबाजी नहीं, बड़े आराम से ये सारे क्वेश्चन हम लोग अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। कह रहा है कि ए ट्रेन इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन जो है वो 72 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है। कैन क्रॉस ए पोल इन 3 सेकंड, जो एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर लेती है। फाइंड व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो बताइए कि ट्रेन की लंबाई क्या है।
दोस्तों मैंने भी बताया कि वो पोल को 3 सेकंड में पार करती है, और अभी आप एक हिंट बनाएंगे कि पोल को पार करने का मतलब ट्रेन ने खुद की लंबाई को पार किया, यानी पोल को अगर 3 सेकंड में पार किया तो आप ये कहोगे कि उसने खुद की लंबाई को भी 3 सेकंड में पार कर लिया। तो भाई 3 सेकंड और सेकंड का रिलेशन मीटर के साथ होता है, जबकि आपकी स्पीड किस में दे रखी है, किलोमीटर पर आवर में, तो यानी उस स्पीड को पहले आप मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे, यानी 72 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए आप 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 18 गुना 4 72 होता है, यानी ट्रेन की रफ्तार कितनी आ गई, 20 मीटर पर सेकंड। और 3 सेकंड में वो खंबे को पार करती है, और खंबे को पार करने का मतलब क्या, वो खुद की लंबाई को पार करती है, और खुद की लंबाई को वो 3 सेकंड में पार करती है, जबकि 1 सेकंड में हो जाती है 20 मीटर, तो 3 सेकंड में कितनी जाएगी, 20 गुना 3 मीटर, और यही ट्रेन की लेंथ होगी, कितना आ जाएगा, 60 मीटर लॉन्ग ट्रेन है, और ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं ये दोस्तों कोई बड़े लेवल के तो क्वेश्चन नहीं थे अभी तक, लेकिन फिर भी आपके कांस्टेबल या ग्रुप डी के एग्जाम्स में ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन भी आपको कंफ्यूज कर सकते हैं एग्जाम में। आपका थोड़ा सा ध्यान रखिएगा क्वेश्चन को, कैसे कैसे आप एग्जाम में अटेम्प्ट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन जो मैं आपके लिए नोट किया है वो क्या कह रहा है कि भाई वो कह रहा है ए ट्रेन इज रनिंग एट द स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। एक जो रेल है वो 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जा रही है, और एक 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 20 सेकंड में पार कर लेती है। 90 किलोमीटर पर आवर कैन क्रॉस है 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 20 सेकंड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द ट्रेन। तो कह रहा है कि 90 की रफ्तार से ट्रेन जा रही है और एक प्लेटफॉर्म को पार करने में 20 सेकंड का समय लगाती है, जिसकी लंबाई प्लेटफॉर्म की जो है 200 मीटर आपको दे रखी है। तो ट्रेन की लंबाई आपको बतानी। देखिए दोस्तों, जैसे ही प्लेटफॉर्म का आपको ये वर्ड आपको इसमें दिखाई दिया, जैसे ही प्लेटफॉर्म को पार करने की बात वो कर रहा है, तो अपने साथ के साथ आपके माइंड में ये आ जाना चाहिए कि ट्रेन जब किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दो लंबाइयां पार होगी, खुद की और प्लेटफॉर्म की। और इन लंबाई को पार करने में टाइम कितना लग गया, 20 सेकंड। यानी 20 सेकंड में उसने दोनों लंबाइयां पार की होगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि इस 20 सेकंड में ट्रेन ने टोटल कितनी दूरी तय कर ली। तो भाई मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे सबसे पहले आपकी स्पीड को। तो जो 90 किलोमीटर पर आवर है उसको सबसे पहले आप मीटर पर सेकंड में आप चेंज करोगे। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे, 18 5 90, तो 25 मीटर पर सेकंड जो है ट्रेन की रफ्तार आ जाएगी। यानी 1 सेकंड में ट्रेन 25 मीटर जाती है, और 20 सेकंड में प्लेटफॉर्म को पार कर लिया था। यानी 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 25 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से 20 सेकंड में वो कितनी दूर चली गई होगी, वो 500 मीटर चली गई होगी, 500 मीटर। और मैंने कहा था जब प्लेटफॉर्म को पार किया गया होगा उसमें दोनों लंबाइयां पार हो गई होगी, खुद की और प्लेटफॉर्म की। अगर आप प्लेटफॉर्म की इसमें से निकाल दोगे तो ट्रेन की लंबाई बच जाएगी। और लेंथ ऑफ द ट्रेन, ये 500 मीटर आपको टोटल लेंथ में से अगर आप प्लेटफॉर्म की लेंथ निकाल दोगे जो 200 मीटर लंबा है, तो 300 मीटर लेंथ किसकी आ जाएगी, ट्रेन की आ जाएगी। और ये क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आया होगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ये अगले क्वेश्चन में बोल रहा है कि ए ट्रेन कैन क्रॉस ए पोल इन 3 सेकंड। कि कोई एक रेल है जो एक खंबे को 3 सेकंड में पार कर लेती, वाइल इट कैन क्रॉस ए 200 मीटर लॉन्ग प्लेटफॉर्म इन 8 सेकंड। जबकि एक 800 मीटर जो आपके 200 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को वो 8 सेकंड में पार कर लेती है। तो ये बताना है कि ट्रेन की स्पीड और ट्रेन की लेंथ आपकी क्या है। दोस्तों देखिए, इसको थोड़ा सा हम समझते इस क्वेश्चन को। ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं तो थोड़ा सा पजल हो जाते हो आप, वरना ऐसा कुछ नहीं होता इस क्वेश्चन में। बड़े आराम से इस क्वेश्चन को आप लोग कर लोगे। देखिए मान लेते हैं कि ये कोई ट्रेन जा रही है, क्या है, ये कोई ट्रेन जा रही है, ये कोई ट्रेन जा रही है, और रास्ते में आ गया कोई प्लेटफॉर्म। ये कोई प्लेटफॉर्म आ गया, ये वाला हम मान लेते हैं कि कोई आ गया प्लेटफॉर्म आ गया, ठीक है। अब ये हिंट दे रखी इसने जो एग्जामिनर ने कि जब वो खुद की लंबाई को पार करती है, यानी वो खुद की लंबाई को तो 3 सेकंड में पार कर लेती है, 3 सेकंड्स में। और जब वो प्लेटफॉर्म को पार करने लगती है, और वो कितना टाइम लगा देती है, 8 सेकंड। और देखिए 8 सेकंड में वो दोनों लंबाइयां पार करेगी, किसकी, खुद की और प्लेटफॉर्म की। यानी खुद की लंबाई कितनी है उसकी
और प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी है देख लीजिए, यानी इतनी हो जाएगी टोटल। और इसको कितने में किया, 8 सेकंड में। भाई इसमें से खुद की लंबाई को पार करने में कितना लगा दिया था उसने, 3। तो ये बाकी जो बचा हुआ टाइम होगा वो 5 सेकंड वो प्लेटफॉर्म को पार करने में लगाया होगा। और अकेले प्लेटफॉर्म की, यानी ये 5 सेकंड अकेले प्लेटफॉर्म को पार करने में उसने लगाया होगा। और प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी दे रखी है, 200 मीटर आपको दे रखा है प्लेटफॉर्म की लेंथ, यानी वो 5 सेकंड में 200 मीटर चला गया होगा। डिस्टेंस अपॉन टाइम आपकी क्या आ जाती है, स्पीड आ जाती है। तो जब आप काटोगे इसको कितना आ जाएगा, 40। और क्योंकि मीटर था तो किसमें आ जाएगा, मीटर पर सेकंड में। दोस्तों ये आ जाएगी ट्रेन की स्पीड 40 मीटर पर सेकंड। आप इसको मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर पर आवर में भी चेंज कर सकते हो, 18/5 से गुना करके। ये कितना आ जाएगा आपका, 5 8 40, 4 6 8 के मॉडल से 14, 144 किलोमीटर पर आवर। ये ट्रेन की क्या आ जाएगी, किलोमीटर पर आवर में रफ्तार आ जाती है। अगर हम ट्रेन की लेंथ की बात करें तो ट्रेन ने 8 सेकंड में 40 की रफ्तार से कितनी दूर चली गई होगी ट्रेन, ये चली गई होगी 320 मीटर। और देखिए 8 सेकंड में तो दोनों लंबाई उसने पार की थी। और 320 में से 200 अगर आप प्लेटफॉर्म की लंबाई माइनस कर दोगे तो ट्रेन की लेंथ आ जाएगी आपकी 120 मीटर। क्या आ जाएगा आपका आंसर आ जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आप लोगों को समझ में आया होगा। आज का जो है लास्ट क्वेश्चन हम करते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, ये अगले वीडियो में आप कम से कम 10 क्वेश्चन में आपको तैयार करवाएंगा, क्योंकि इसमें बेसिक करवाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। हम तीन या 4 पार्ट में हम इस टॉपिक को पूरे को कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों आपसे बस यही रिक्वेस्ट है कि जो क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं उनको आपने बार बार पढ़ना है, 2 या 3 बार, 3 या 4 बार अपनी तरफ से पढ़ लीजिए सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस को। ये क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप ये मान के चलिए आपको स्पीड, टाइम और डिस्टेंस में कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, ए ट्रेन क्रॉसेज 2 ब्रिज। एक ट्रेन जो है वो 2 पुलों को पार करती है जिनकी लंबाइयां लेंथ 800 मीटर एंड 400 मीटर है। पहले की लंबाई 800 मीटर और दूसरे की 400 मीटर है। पहले वाले को वो 100 सेकंड में पार करती है और दूसरे वाले को 60 सेकंड में पार करती है। यानी जिसकी लंबाई 800 मीटर है उसको 100 सेकंड में, और जिसकी लंबाई 400 मीटर उसको 60 सेकंड में पार करती है। तो बताइए ट्रेन की लंबाई क्या होगी। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन कैसे होगा। देखिए कि भाई सबसे पहले आप सीक्वेंस में लगा लीजिए, 400 मीटर वाले प्लेटफॉर्म को पहले रख लीजिए या ब्रिज को पहले रख लीजिए और 800 वाले को बाद में रख लीजिए। तो भाई जो 400 मीटर का प्लेटफॉर्म है उसको तो 60 सेकंड में पार करती है, और जो आपका 800 मीटर का प्लेटफॉर्म है उसको 100 सेकंड में पार करती है। तो दोस्तों कई बार इसको x मान के करते हैं, x मान के नहीं करिएगा, इसको बड़े आराम से कर पाओगे। कैसे कर पाओगे, देखिए अगर ट्रेन को इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के बीच की दूरी तय करनी हो तो कितनी होगी, 400। तो इन दोनों टाइम्स के बीच के टाइम में उसको क्रॉस कर लेगी तो कितनी हो जाएगी, 40। तो भाई ऊपर वाला डिस्टेंस था, नीचे वाला टाइम का डिफरेंस है, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम ये आपकी स्पीड आ जाती है। तो कितनी आ जाएगी, ट्रेन की रफ्तार कितनी आ जाएगी, 10 मीटर पर सेकंड ट्रेन की रफ्तार है। और मैंने कहा था भाई जब प्लेटफॉर्म को पार करती है, किसी पुल को पार करती है तो ट्रेन 2 लंबाइयों को पार करती है। आप ट्रेन की लेंथ इधर से भी निकाल सकते हो, ट्रेन की लेंथ इधर से भी निकाल सकते हो। दोस्तों देखिए हम इधर से निकाल के देखते, 60 सेकंड में पहले प्लेटफॉर्म को पार किया तो 10 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से कितनी दूर चली गई होगी, 600 मीटर। लेकिन मैंने कहा था जब प्लेटफॉर्म को पार करती तो 2 लंबाइयां पार होती है, ट्रेन खुद की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई को भी पार करेगी। अगर उसने 60 सेकंड में 600 मीटर टोटल लेंथ डिस्टेंस कवर कर लिया तो आप क्या कहोगे, इसमें से 400 मीटर तो सिर्फ प्लेटफॉर्म था, यानी ट्रेन की लेंथ कितनी रही होगी, 200 मीटर। और ये क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा 200 मीटर ट्रेन की लेंथ रही होगी। आप इधर से भी निकाल सकते हो भाई 100 सेकंड में कितनी दूर चली गई होगी, वो 1000 मीटर चली गई होगी। और 1000 में से 800 मीटर लंबाई प्लेटफॉर्म था, जब इसको माइनस करोगे 200 मीटर ट्रेन की लेंथ इधर से भी आ जाएगी। लेकिन एग्जाम में आप किसी एक साइड के इस क्वेश्चन को करोगे, एग्जाम में आप किसी एक साइड से इस क्वेश्चन को करोगे। उम्मीद करता हूं दोस्तों ये जो क्वेश्चन है आज इतने बड़े लेवल के तो नहीं थे, लेकिन फिर भी आपको समझ में आया होगा। जिसका बेसिक क्लियर नहीं था पहले बेसिक को क्लियर करिए, अपने अच्छे से कॉन्सेप्ट बनाइए माइंड में, और फिर इन क्वेश्चंस को करने में जो आपकी बड़ी मददगार साबित होंगे वही आपकी आगे जो क्वेश्चन है मैं आपके सारे के सारे करवा दूंगा, कोई टेंशन नहीं इसमें। आप 2 या 3 पार्ट तक इस वीडियो को करवा करके आप इसके नोट्स अच्छे से बना लीजिए। थैंक यू।